नमस्कार, मेरा नाम है अदिति सिंह और आपका स्वागत है नेक्स्ट जेन भारत में। आप अपनी सेहत बनाने के लिए केला शायद रोज खाते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही केला अब खेती से आगे बढ़कर बिजनेस और स्टार्टअप्स का भी हिस्सा बन रहा है। आज केला सिर्फ एक फल नहीं है, बल्कि इसके फाइबर से बैग्स और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स भी बनाए जा रहे हैं और इसमें लैब और टेक्नोलॉजी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह तमिलनाडु का नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना किसानों और युवाओं को कैसे लाभ पहुंचा रहा है। पहली नजर में देखने पर भले ही ये केले का साधारण बाग नजर आ रहा हो, लेकिन असल में ये नतीजा है केले की बेहतरीन किस्म तैयार करने का। ये दृश्य है तिरुचिरापल्ली के नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना का, जहां केले की उन्नत और रोग मुक्त फसल लहलहा रही है। प्रीमियम क्वालिटी डिजीज फ्री केले के पौधे, यानी साइंस और खेती का ऐसा कॉम्बिनेशन जैसे टेक और नेचर का परफेक्ट कोलैब। इस जगह पर आकर विज्ञान और खेती का दिलचस्प मेल देखने को मिलता है। यहाँ वैज्ञानिकों ने एक खास बायोरिएक्टर सिस्टम विकसित किया है, जिसके जरिए नियंत्रित माहौल में हजारों रोग मुक्त केले के पौधे तैयार किए जा सकते हैं। इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा सीधे किसानों को मिल रहा है। जहां पहले एक केले का पौधा करीब 20 से 25 रुपए में मिलता था, वहीं अब ये कीमत घटकर लगभग 5 रुपए रह गई है। मतलब कम खर्च, बेहतर क्वालिटी और ज्यादा फायदा। प्योर विन फॉर फार्मर्स। यहाँ एक खास किस्म पर भी काम हुआ है, जिसका नाम है कावेरी पूवन। ये किस्म ज्यादा पैदावार देती है और बीमारियों से भी अच्छी तरह लड़ पाती है। Kaveri Poovan variety is our National Research Center for Banana. We have released recently, which has got disease resistance as well as higher yield. So, in this technology, bioreactor technology, the cost comes down by 1/4 of the production cost compared to tissue culture, routine tissue culture technology. केले की खेती में असली बदलाव इस हाईटेक लैब के अंदर हो रहा है। यहाँ वैज्ञानिकों ने एक खास बायोरिएक्टर तकनीक विकसित की है। इस तकनीक की मदद से नियंत्रित माहौल में बड़ी संख्या में केले के रोग मुक्त पौधे तैयार किए जाते हैं। जहाँ पहले एक पौधा करीब 20 से 25 रुपए में मिलता था, अब वही पौधा लगभग 5 रुपए में तैयार हो रहा है। यानी कम लागत, बेहतर पौधे और ज्यादा उत्पादन। Conventionally, in tissue culture, they produce banana through suckers, but through this bioreactor technology, we produce banana from the male flower buds. That is, embryogenic cell suspension is used as a starting explant, and in suckers we produce 1 sucker 1000 plants, but here 1 ml of cells can produce 40,000 to up to 1 lakh plants, depends on the cultivar. ये केंद्र सिर्फ रिसर्च तक सीमित नहीं है। यहाँ की तकनीक सीधे किसानों के खेतों तक भी पहुँचाई जा रही है। किसानों के लिए यहाँ नियमित ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। इन ट्रेनिंग में किसानों को सिखाया जाता है कि मिट्टी को बेहतर कैसे बनाना है, पौधों को बीमारियों से कैसे बचाना है और कटाई के बाद फसल को सही तरीके से कैसे संभालना है। यानी खेती अब सिर्फ अनुभव से नहीं, बल्कि विज्ञान और नई तकनीक के साथ आगे बढ़ रही है। This technology finally will be utilized by the farmers. For that program, we are regularly conducting the training program and undertaking different exhibition and capacity development program and exposure visit to the farmers. And you know, the state government, they are sponsoring a lot of amount for training the farmers. Then Atma, under the Atma Agriculture Technology Management Agency, we are giving the regular training program for the farmers. ये रिसर्च सेंटर केले से जुड़े नए स्टार्टअप्स और बिजनेस आइडियाज को भी बढ़ावा दे रहा है। यहाँ एक कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर बनाया गया है, जहाँ युवाओं को फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी मशीनें और सुविधाएं मिलती हैं। इन्हीं में से एक है रवि, जो केले के तने से एक हेल्दी ड्रिंक तैयार कर रहे हैं। जो चीज पहले खेतों में बेकार समझी जाती थी, अब वही बाजार में एक नया प्रोडक्ट बन रही है, जिसमें स्वाद भी है, सेहत भी और व्यापार के नए अवसर भी। Incubation facility is most useful facility for entrepreneurs. How it is,
the government have installed all the required machineries for the entrepreneurs who willing to do the business. They can learn the subject from the government itself. In case of I have taken some technologies from a National Research Institute of Banana. They have guided me to do the products like STEM products and banana oriented developed products. केला सिर्फ खाने के लिए ही नहीं बल्कि कई नए उत्पादों के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। इनके रेशों से अब बैग, कपड़े और कई तरह के इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। यानी एक ही फसल से खेती, इंडस्ट्री और स्टार्टअप तीनों के लिए नए मौके बन रहे हैं। खेतों में उगते केले, लैब में बनती नई तकनीक और युवाओं के नए स्टार्टअप, इन सब के साथ तिरुचिरापल्ली का नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना केले की खेती को एक नई दिशा दे रहा है, जहां विज्ञान, किसान और युवा उद्यमिता मिलकर लिख रहे हैं केले की खेती की एक नई कहानी। कहते हैं कि अगर हौसले बुलंद हो तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। उदयपुर से ऐसी ही एक कहानी हमारे सामने आई है, जहां एक युवक जिसका एक हाथ नहीं और दूसरे हाथ में सिर्फ 2 उंगलियां हैं, लेकिन जुनून ऐसा कि साइकिल से दुनिया की सबसे ऊंची सड़कों तक पहुंच गया। लोग उन्हें बिंदास गोविंद कहते हैं। उनकी कहानी सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि हिम्मत और जुनून की एक मिसाल है। तो आइए देखते हैं एक छोटी सी झलक। उदयपुर की सड़कों पर जब एक साइकिल तेजी से गुजरती है तो लोग एक पल के लिए रुककर उसे जरूर देखते हैं, क्योंकि इस साइकिल को चलाने वाला युवा सिर्फ पैडल नहीं मार रहा होता, वो अपने हौसलों की कहानी लिख रहा होता है। ये है उदयपुर के गोविंद खारोल, 25 साल के गोविंद, जिनका एक हाथ नहीं है और दूसरे हाथ में सिर्फ 2 उंगलियां हैं। लेकिन यही युवक आज साइकिलिंग और मैराथन की दुनिया में एक ऐसी पहचान बन चुका है जो हजारों युवाओं को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि असली ताकत शरीर में नहीं, इरादों में होती है। खुद से चलाना सीखी, मैं एक चढ़ाई पे बैठ गया, साइकिल पे पेडलिंग करने लगा और पेडल चलाते चलाते मेरे से ब्रेक लगा नहीं, क्योंकि मैं लगा नहीं पा रहा था, क्योंकि आप 2 उंगली से ब्रेक कैसे लगाओगे। तो मैं पैर को घसीटते घसीटते चला रहा था और आगे सामने पत्थर पड़े थे, मैं गिर गया। पर उस गिरने से मैंने सीखा कि यार मैं साइकिल चलाना तो सीख गया उसी बहाने। तो मैंने अपने खुद से साइकिल चलाना सीखा था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा और तब से मेरा साइकिल का जुनून शुरू हो गया। लोगों के ताने, पिता की चिंता और समाज की शंकाएं, लेकिन गोविंद ने हर चुनौती को अपनी ऊर्जा बना लिया। लिखाई हो, कंप्यूटर चलाना हो या कैमरे से तस्वीर लेना, गोविंद हर काम उसी आत्मविश्वास से करते हैं जिस आत्मविश्वास से वो अपनी साइकिल चलाते हैं। हिमालय की ऊंचाइयों में जहां बादल जमीन को छूते नजर आते हैं, वहीं खड़ा है पवित्र शिखर अन्नपूर्णा, और अन्नपूर्णा की पहाड़ी पर गोविंद खारोल का उठाया गया हर कदम जुनून, जज्बे और जिद की एक नई मिसाल बन चुका है। गोविंद खारोल के लिए अन्नपूर्णा सिर्फ एक पर्वत नहीं, एक अनुभव है जो जीवन भर गूंजता रहेगा। अन्नपूर्णा बेस कैंप किया था, जो कि नेपाल में है। हाल ही लास्ट अप्रैल में मैंने किया था। तो इसमें 13,000 फुट, 13,500 फुट हाइट की ऊपर ये थी इसकी चढ़ाई, और इसका 60 किलोमीटर का ट्रैक था, और जिसमें हमने 8 लोगों ने मिलकर इसको कंप्लीट किया, जिसमें दिव्यांग लोग भी थे। किसी के 2 पैर और 1 हाथ नहीं था, और किसी के 1 हाथ नहीं था, और किसी के 2 पैर नहीं थे। ये सिर्फ चढ़ाई नहीं, हिम्मत की एक कठिन परीक्षा है। ये सिर्फ ट्रैक नहीं, एक ऐसा सफर है जहां डर भी साथ चलता है और भरोसा भी। यही बिंदास अंदाज आज उनकी पहचान बन चुका है। उदयपुर में लोग उन्हें अब एक नाम से जानते हैं, बिंदास गोविंद। बिंदास इसलिए क्योंकि गोविंद भाई कभी ऐसा फील नहीं होने देते कि कुछ अपन लोग सिस्टम से कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा करके कर रहे हैं। हम लोग बिंदास करते हैं, जो भी करते हैं मतलब बिना स्ट्रेस के, बिना कुछ करे सोचे, हम लोग को बस करना होता है, बस कर दिया, ऐसा करते हैं। बिंदास इसीलिए बिंदास है। सुबह का वक्त हो या तपती दोपहर, गोविंद की साइकिल के पहिए लगातार चलते रहते हैं। साल 2018 में उन्होंने एक ऐसा सफर शुरू किया जो किसी भी साइकिलिस्ट के लिए चुनौती से कम नहीं। मनाली से लेह तक का करीब 550 किलोमीटर लंबा सफर और मंजिल खारदुंगला पास। करीब 18,500 फीट की ऊंचाई, कम ऑक्सीजन और खतरनाक पहाड़ी रास्ते, लेकिन गोविंद के हौसले इन पहाड़ों से भी ऊंचे निकले।
उनकी ये यात्रा सिर्फ एक उपलब्धि नहीं थी, बल्कि हजारों युवाओं के लिए एक संदेश बन गई है। आज उनका शुरू किया गया बिंदास ग्रुप सिर्फ 5 लोगों से शुरू होकर 1000 से ज्यादा युवाओं का कारवां बन चुका है। मुझे लॉन्ग राइड्स करनी थी, तो मैं ऐसे ही ढूंढ रही थी गूगल पे कि कोई उदयपुर में ऐसे कोई क्लब्स हैं क्या जो साइकिलिंग करते हो और लॉन्ग राइड्स पे जाते हो। तो मैंने गूगल पे ऐसे साइकिलिंग ग्रुप सर्च किया, तो उसमें बिंदास का नाम आया। तो मैंने फिर गोविंद जी को कांटेक्ट किया और इन्होंने फिर एक संडे राइड पे मुझे इनवाइट किया। मैं आई तो मुझे फर्स्ट डे ही बहुत अच्छा लगा, एक फैमिली वाला माहौल मिला और बीइंग अ गर्ल मुझे यहाँ पे काफ़ी सेफ भी फील हुआ। बिंदास गोविंद की कहानी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत शरीर की नहीं, सोच और हिम्मत की होती है। अगर सपने बड़े हों तो रास्ते खुद बन जाते हैं, और शायद यही वजह है कि उदयपुर की सड़कों पर चलती एक साइकिल आज देश के हजारों युवाओं के सपनों को गति दे रही है। क्योंकि सच यही है, हाथ कम हो सकते हैं लेकिन हौसले कभी कम नहीं होते। अगर मैं आपसे कहूं कि एक गांव है जहां लगभग हर घर में एक कलाकार रहता है, तो बिहार के मधुबनी जिले का जितवारपुर गांव कुछ ऐसा ही है। यहाँ दीवारें सिर्फ दीवारें नहीं, बल्कि रंगों में लिखी कहानियां हैं। मधुबनी पेंटिंग की ये सदियों पुरानी कला अब नई पीढ़ी के हाथों एक नया रूप ले रही है। युवा कलाकार इसे परंपरा से आगे बढ़ाकर पहचान और रोजगार का जरिया बना रहे हैं। तो आइए देखते हैं ये खास कहानी। मिथिला, जहाँ की भाषा में मिठास है और संस्कृति में गहरा अपनापन है। यहाँ हर दीवार, हर आंगन और हर घर की दीवार पर उभरी आकृतियाँ सिर्फ चित्र नहीं, बल्कि सदियों पुरानी परंपरा की पहचान है। राम सीता, राधा कृष्ण, देवी देवताओं की कथाएं और मिथिला के लोक जीवन की झलक, सब कुछ इन रंगों में सांस लेता दिखाई देता है। ये है बिहार के मधुबनी जिले का जितवारपुर गांव, जहां कला सिर्फ कैनवास पर नहीं, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में बसती है। इस समय हम एक ऐसे घर पर हैं जहां पर शादी का माहौल है। कुछ ही दिन बाद यहाँ शादी होने वाली है। दूल्हे राजा बारात लेकर के भी आएंगी। राम की भी बारात मिथिला में आई थी और बड़ी धूमधाम से हुई थी। इस घर में जो चित्रकारी चल रही है उसे मधुबनी आर्ट कहा जाता है। जितवारपुर की खास बात यह है कि यहाँ लगभग हर घर में एक कलाकार मिलता है। उजाला, विद्या, श्वेता और नागमणि जैसी कई युवा लड़कियाँ पढ़ाई के साथ साथ इस कला को भी सीख रही हैं। उनके लिए ये सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर बनने का रास्ता भी है। दीवारों पर धीरे धीरे फीके पड़ते रंगों को अब यही नई पीढ़ी फिर से जीवंत बना रही है। और इन युवाओं का सपना है एक दिन वे अपना दादी और गुरु उर्मिला देवी जैसी बड़ी कलाकार बने। सबको तो सरकारी जॉब नहीं मिल सकता है ना, तो हाथ में जो कला रहेंगे तो वही ना आगे काम देंगे। तभी हम लोग का ये परंपरा है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आते आए हैं ये वाला। कभी गांव की बुजुर्ग महिलाओं ने इस कला को पीढ़ियों तक संभाल कर रखा और आज वही विरासत नई पीढ़ी के हाथों में सुरक्षित है। राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित वरिष्ठ कलाकार उर्मिला देवी ने इसी कला के सहारे अपने परिवार को आगे बढ़ाया। हम बहुत खुश छी, वही विद्या से, वही पेंटिंग से हमार गरीबी दूर भेल। हम बहुत दुख कटने थी, लेकिन ई पेंटिंग ई सरस्वती जी हाथ में समेलखिन तो दुख दूर कर देलखिन। पढ़ाई लिखाई वही पेंटिंग से हुई। हम हैं कृति कला केंद्र, जो कि मधुबनी से थोड़ी दूर पर बेनीपट्टी जगह पर पड़ता है, जहां पर मधुबनी मिथिला पेंटिंग सिखाई जाती है। युवाओं को सिखाया जाता है, महिलाओं को सिखाया जाता है न सिर्फ पेंटिंग, बल्कि सिलाई के साथ कपड़े तैयार करना और उस पर मिथिला की चित्रकला को उकेरना। मधुबनी का कृति कला केंद्र इस कला को नए प्रयोगों से जोड़ रहा है। अब सिर्फ दीवारें ही नहीं, बल्कि कैनवास, कपड़े, बैग, स्टोल और डिजाइनर ड्रेसेस पर भी मिथिला पेंटिंग की खूबसूरत झलक दिखाई देती है। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए युवा कलाकार अब अपनी कला को
देश ही नहीं बल्कि दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। कुमकुम ठाकुर जैसी युवा कलाकार महिलाओं और लड़कियों को ट्रेनिंग देकर उन्हें इस कला से जोड़ रही हैं। ये हमारे बच्चों को, जैसे हमारे यहाँ सीखते हैं बच्चे, उनको हम एम्प्लॉयमेंट भी दे सकते हैं। जैसे वो अच्छा लर्न करे, यहाँ से अच्छी तरीके से सीखे, तो हम उन्हें स्टिचिंग और जैसे पेंटिंग दोनों सिखाते हैं। तो वो स्टिचिंग सीखेंगे, स्कर्ट सीखा, फिर पेंटिंग करेंगे, तो पेंटिंग सीखेंगे, तो दोनों चीज़ें से कॉम्बाइन करके हम एक ब्रांड बना सकते हैं और फिर उस ब्रांड को हम अपना मार्केट में लॉन्च भी कर सकते हैं। मधुबनी चित्रकला अब सिर्फ कला नहीं बल्कि अध्ययन और शोध का विषय भी बन रही है। दरभंगा की रहने वाली शानू झा इस समय महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से मधुबनी चित्रकला पर पीएचडी कर रही हैं। उनका मानना है कि ये कला सिर्फ सजावट नहीं बल्कि सदियों से समाज, संस्कृति और पौराणिक कथाओं को लोगों तक पहुंचाने का एक मजबूत माध्यम रही है। जब मैंने मीडिया से अपनी पढ़ाई पूरी की तो मुझे लगा कि एक युवा होने के नाते मेरा दायित्व है कि मैं इस कला को आने वाली जनरेशन तक एक स्टडी मटेरियल के रूप में सामने लाऊं। परंपरा के रंग जब नई सोच से मिलते हैं तो बदलाव की एक नई तस्वीर बनती है। मिथिला की ये युवा पीढ़ी सिर्फ एक प्राचीन कला को जीवित नहीं रख रही बल्कि इसे रोजगार, पहचान और आत्मनिर्भरता के नए रास्ते में बदल रही है। मधुबनी के ये रंग अब सिर्फ दीवारों तक सीमित नहीं बल्कि नई पीढ़ी के सपनों को भी रंगीन बना रहे हैं। और यही है परंपरा से प्रगति तक मिथिला की असली कहानी। पहाड़ों पर घूमना किसे पसंद नहीं होता। ठंडी हवा, खूबसूरत नज़ारे और सुकून भरा माहौल, मसूरी इन सब का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। लेकिन ये शहर सिर्फ घूमने की जगह नहीं है। यहाँ की मॉल रोड इस पूरे शहर की धड़कन है, जहाँ पर्यटन से हजारों लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। यानी ये रौनक सिर्फ नज़ारों की नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी से भी जुड़ी है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं मसूरी की सैर पर। मसूरी, जिसे द क्वीन ऑफ द हिल्स भी कहा जाता है, हर साल हजारों पर्यटकों को अपनी ओर खींच लाती है। मसूरी अपनी खूबसूरत वादियों, पहाड़ों और ठंडी हवाओं के लिए दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक मसूरी पहुंचते हैं। इन पर्यटकों की वजह से मॉल रोड और इसके आसपास का इलाका हमेशा चहल पहल से भरा दिखाई देता है। दुकानें हो, कैफे हो या छोटे छोटे स्टॉल, पर्यटन यहाँ के कारोबार को लगातार गति देता है। मैं मसूरी पहली बार आया हूँ और मेरा बहुत मन था यहाँ आने का, क्योंकि मुझे पहाड़ियाँ पसंद है और लोकल कल्चर देखना अच्छा लगता है। और साथ साथ में यहाँ की मेरे को हर जगह से चाय और मोमोज ट्राई करने हैं जहाँ जितना हो सके। अगर आप मसूरी आए तो मॉल रोड से गुजरे बिना शायद आपकी यात्रा अधूरी है। लेकिन ये सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, यहीं से इस पहाड़ी शहर की अर्थव्यवस्था भी चलती है। मॉल रोड की इस भीड़ में सबसे ज्यादा आकर्षण यहाँ के स्ट्रीट फूड का होता है। मैगी, मोमोज और चाय की छोटे छोटे स्टॉल, जहाँ हर शाम पर्यटकों की भीड़ दिखाई देती है। मॉल रोड के आसपास ऐसे कई छोटे स्टॉल और दुकानें दिखाई देती हैं, जहां पूरे दिन पर्यटकों की रौनक बनी रहती है। इन्हीं में से एक दुकान पर काम करते हैं विकास कुमार। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से आए विकास यहां काम करके अपनी आजीविका चला रहे हैं और मसूरी आने वाले पर्यटकों की सेवा में लगे रहते हैं। मसूरी की सारी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था सब टूरिज्म पे ही डिपेंड है। यहाँ के बहुत सारे जो हमारे धाम हैं, यात्राएं हैं, और ये मॉल रोड है जो पूरा है, और जो पहाड़ है, पर्वत है, ये जो झीलें हैं, इन सब को देखने के लिए, समझने के लिए, जाने के लिए भारत के अलावा और विदेश से भी लोग आते जाते रहते हैं। मसूरी के सैर के बीच एक और चीज़ जो लोगों को अपनी ओर खींचती है वो है यहाँ का कैफे कल्चर, जहाँ कॉफ़ी की खुशबू, बातचीत और आराम भरा माहौल लोगों को कुछ देर रुककर इस पल को जीने का मौका देता है।
पिछले कुछ वर्षों में मसूरी में कैफे कल्चर भी तेजी से उभर कर सामने आया है। अब पर्यटक यहाँ सिर्फ घूमने और नज़ारे देखने ही नहीं आते, बल्कि इन कैफे में बैठकर पहाड़ों के बीच सुकून के पल बिताना भी पसंद करते हैं। कैफे में समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। कॉफ़ी कल्चर अब यहाँ काफ़ी अच्छा है पहले से। काफ़ी कैफ़ेज हैं जहाँ आप जाके कॉफ़ी एंजॉय कर सकते हैं। इन कैफे में काम करने वाले कई स्थानीय युवाओं के लिए भी पर्यटन रोजगार का एक अहम जरिया बन चुका है। इन्हीं में से एक हैं नीलम, जो मसूरी की रहने वाली हैं और ये एक कैफे में मैनेजर के तौर पर काम कर रही हैं। आप एक युवा मैनेजर है यहाँ पर, तो आपको क्या लगता है टूरिज्म के वजह से आप जैसे मैनेजर्स युवा को रोजगार में मदद मिल रही है? हाँ, अब यहाँ पे जैसे मसूरी में पहले इतना कुछ नहीं था, अब तो काफ़ी होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, तो टूरिज़्म से ही वो सबको इनकम हो रहा है। क्योंकि मतलब हॉर्स पहले के लोग तो सब दिल्ली बेंगलोर वगैरह सब जगह इधर उधर जाते थे, तो अभी ये कि टूरिज़्म से तो मसूरी में है कि जो मसूरी के लोकल्स लोग हैं, जैसे मैं हो गई, हमारा और स्टाफ हो गया, जो हमारे ओनर हैं भैया, वो मतलब हम सब लोकली हैं, तो उससे ये टूरिज्म से ये कि हमको इनकम हो रही है, उससे हमारा घर परिवार चल रहा है। कैफे संचालकों का भी मानना है कि जैसे जैसे मसूरी में पर्यटन बढ़ा है, वैसे वैसे यहाँ की कैफे संस्कृति भी तेजी से विकसित हुई है और आज ये शहर के लाइफस्टाइल का अहम हिस्सा बनती जा रही है। सर, आपको लगता है कि मसूरी में कैफे कल्चर कुछ पिछले सालों में काफी बढ़ा है? मसूरी में कैफ़े कल्चर काफ़ी इवॉल्व हुआ है। जैसे कि जो अभी करंट जनरेशन है, इट इज़ ऑल बेस्ड ऑफ सोशल मीडिया, तो उसने जो राइज दिया है, इट हैज़ गिवन राइज टू लॉट ऑफ कैफ़ेज़ इन मसूरी, क्योंकि लोगों को फ़ोटो खींचना पसंद है, लोगों को एक पर्सनलाइजेशन पसंद है, तो कैफ़े आई थिंक सो वो दोनों चीज़ें प्रोवाइड करता है। पहाड़ों की ठंडी हवा, भीड़ भरी मॉल रोड और हर मोड़ पर कुछ नया अनुभव, शायद यही वजह है कि लोग बार बार लौटकर मसूरी आते हैं। मेरे को यहाँ की पहाड़ियाँ बहुत पसंद आई। यहाँ पे जो नेचर है वो बहुत अच्छा, मतलब बहुत वाइब अच्छी आती है। यहाँ पे आते से ही यहाँ पे वाइब हो गई। एक जगह दूसरी जगह, मतलब जैसे जयपुर हम रहते हैं, तो जयपुर में ऐसा ट्रैफिक, बिल्डिंग्स, ऐसे यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, रोड से आराम से जो ट्रिप है ना, वो एकदम अच्छी हो जाती है और एकदम माइंड फ्रेश हो जाता है आपका। मसूरी में पर्यटन सिर्फ घूमने फिरने तक ही सीमित नहीं है। यहाँ के कई छोटे कारोबारों और स्थानीय गतिविधियों के लिए भी ये बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मसूरी की ये रौनक सिर्फ एक पर्यटन अनुभव नहीं है, ये उन लोगों की भी कहानियां हैं जिनकी आजीविका इससे जुड़ी हुई है। यही वजह है कि इस पहाड़ी शहर की रफ्तार मॉल रोड से होकर गुजरती है। आज के शो में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।